फिजिक्स। जैसा कि हमारी हिस्ट्री ऑफ फिजिक्स की सीरीज जा रही है, जिसमें हमने गुजरे हुए लेक्चर में मुस्लिम साइंसदानों की कंट्रीब्यूशन को डिस्कस किया था। आज का लेक्चर भी हमारा मुस्लिम साइंसदानों की कंट्रीब्यूशन के ऊपर होगा। इससे पहले हमने जो साइंसदान डिस्कस किए थे वो 4 थे। उसके बाद हमारा आज 5th साइंसदान है जिसे हम डिस्कस करेंगे और उसके फिजिक्स के ऊपर, साइंस के ऊपर क्या क्या कंट्रीब्यूशंस हैं वो स्टार्ट करेंगे। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हमारे चैनल में आपको इस तरह के फिजिक्स के साथ रिलेटेड कंटेंट मिलेगा, जिसमें हम 9 से लेकर MSc तक की फिजिक्स को डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। फर्स्ट अभी हमने जो शुरुआत की है वो हिस्ट्री ऑफ दी फिजिक्स के लेक्चर्स पे है। ये इसीलिए मैंने स्टार्ट किए कि आपको पता चल सके कि फिजिक्स की जो हिस्ट्री है वो कितनी पुरानी है और वो कब से चल रही है। तो आज हम जो साइंसदान डिस्कस करेंगे उसका नाम है इब्ने सीना। इब्ने सीना 980 में पैदा हुए और जो इनकी वफात हुई है वो 1037 CE में हुई थी। मतलब जो सेंचुरी है ये तकरीबन 9 से लेकर मतलब 10 सेंचुरी तक इब्ने सीना का दौर रहा है। अब इब्ने सीना के जो कंट्रीब्यूशन थे वो ज़्यादा तौर पर पॉपुलरली मेडिसिन और फिलोसॉफी के ऊपर थे, बट इसके फिजिक्स के ऊपर भी काफ़ी सारे ऐसे कंट्रीब्यूशन हैं जो आपको पता नहीं और अभी तक क्या है, अननोन है। अगर ये हमें पता चल जाते थे तो इससे जो अवार्ड मिलते वो न्यूटन के बराबर थे। आज हम फिजिक्स का सबसे बड़ा साइंसदान न्यूटन को मानते हैं, लेकिन न्यूटन से पहले जो काम न्यूटन ने किया था उससे हूबहू सिमिलर काम इब्ने सीना ने किया था। अब जो इब्ने सीना है इसका नाम एविसीना भी है। मतलब इसे अगर आप यूरोप में की बुक्स में देखें तो आपको वहां पर एविसीना मिलेगा, क्योंकि उन्हें इब्ने सीना जो वर्ड है वो उन्हें थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, क्योंकि ये अरबी लफ्ज़ है। तो इसको आसान बनाने के लिए उन्होंने एक लफ्ज़ दिया एविसीना। अब एविसीना का भी मतलब सेम है कि इब्ने सीना। अब ये पर्शियन पॉलीमैथ थे। अब पर्शियन पॉलीमैथ इसीलिए कि इसकी जो लैंग्वेज थी, नेटिव लैंग्वेज जो थी वो पर्शियन थी, यानी कि फारसी थी। इसकी जो बुक्स थी वो सब फारसी ज़बान में लिखी हुई थी और जो फिजिक्स के ऊपर थी या और मज़ामीन के ऊपर थी वो सारी इसकी फारसी ज़बान के ऊपर थी, मतलब पर्शियन ज़बान में थी। तो इसीलिए हम इसे पर्शियन पॉलीमैथ बोलते हैं। अब इसके जो कंट्रीब्यूशन थे इसे बेस्ट नोन फॉर हम फिलॉसफी एंड मेडिसिन, मतलब कि इसे आमतौर पर जो फेमस माना जाता है वो फिलॉसफी और मेडिसिन के बुनियाद पर है कि इसका जो काम ज़्यादा तौर पर जो नोन काम था, जो अभी तक हमें पता है या यूरोप वालों को पता चला, वो क्या था, फिलॉसफी और मेडिसिन के ऊपर था। इसीलिए हम इसे मतलब मेडिसिन और फिलॉसफी का माहिर मानते हैं। अब इसके जो कंट्रीब्यूशन फिजिक्स में थे, मैंने आपको बताया कि अगर हमें पता चल जाते, यूरोप वालों को उस दौर में पता चल जाते तो न्यूटन को शायद इतनी अहमियत नहीं मिलती कि जितनी अहमियत अभी उसे मिली है। वो अहमियत का हकदार इब्ने सीना था। अब इब्ने सीना का जो पहला कंट्रीब्यूशन था लॉ ऑफ द इनर्शिया के ऊपर था। अब याद रहे लॉ ऑफ द इनर्शिया ये न्यूटन की इजाद है। अभी हम मानते हैं कि ये न्यूटन ने 16th सेंचुरी से 17th सेंचुरी के दरमियान में न्यूटन ने डिस्कवर किया था। बट जो लॉ ऑफ इनर्शिया है इसे फर्स्ट लॉ ऑफ दी मोशन भी बोला जाता है, या ऐसे न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ दी मोशन भी बोला जाता है। तो ये जो डिस्कवरी थी वो इब्ने सीना की थी। इब्ने सीना ने ये बताया कि किसी भी ऑब्जेक्ट की जो स्टेट है वो क्या है, फिक्स्ड है। अगर उसके ऊपर कोई फोर्स एक्ट ना करे, जब तक कोई उसकी स्टेट को डिस्टर्ब ना करे, उसकी स्टेट क्या रहेगी, यूनिफॉर्म रहेगी, सेम रहेगी
और वो चेंज नहीं होगी। और हर ऑब्जेक्ट की एक प्रॉपर्टी है, हर मास की एक प्रॉपर्टी है जिसे इनर्शिया बोलते हैं। और इनर्शिया जो है वो हर मास की प्रॉपर्टी है। उसकी वजह से अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहना चाहता है, अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो मोशन में रहना चाहता है। ऐसा बताया था इब्ने सीना ने आज से 1000 साल पहले। यहाँ ऐसा मानने न्यूटन से 600 ईयर्स पहले, मतलब 600 साल पहले न्यूटन से ये बात इसने बता दी थी। इनर्शिया को इसने डिफाइन कर दिया था। अब अगर लॉ ऑफ इनर्शिया का हमें पता चलता तो हम उसे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ द मोशन नहीं बोलते, उसे हम इब्ने सीनास लॉ ऑफ द मोशन बोलते या इब्ने सीनास फर्स्ट लॉ ऑफ द मोशन बोलते। तो जो ये फर्स्ट लॉ ऑफ द मोशन है वो न्यूटन से काफ़ी वक्त पहले इब्ने सीना ने डिस्कवर कर लिया था, बट किसी बदकिस्मती की वजह से ये लोगों को पता नहीं चला और आगे चलकर काफ़ी सारे साइंसदानों ने इस लॉ के ऊपर काम किया, जिसमें हमारा गैलीलियो गैलीली है और आइजैक न्यूटन है। उनके भी जो कंट्रीब्यूशन थे वो इन लॉ के ऊपर थे और इन लॉज की वजह से वो फेमस साइंटिस्ट बन गए। और ये जो पुराने साइंसदान थे इनकी जो कंट्रीब्यूशन है उनका पता किसी को नहीं चला। बहरहाल उसके बाद उसकी सेकंड कंट्रीब्यूशन थी वो थ्योरी ऑफ इम्पेटस पर थी। अब इम्पेटस जो लफ्ज है वो इसने खुद डिस्कवर किया था, इसका अपना लफ्ज है। उसकी मीनिंग क्या है? इम्पेटस लफ्ज की मीनिंग है मोमेंटम। इम्पेटस लफ्ज की मीनिंग क्या है? मोमेंटम। जब हमने इनकी बुक्स को पढ़ा तो वहां पर जो इम्पेटस का जो कंसेप्ट दिया हुआ था वो काफी सिमिलर था मोमेंटम से। अब इसने मोमेंटम का कंसेप्ट भी आज से 1000 साल पहले इब्ने सीना ने हमें बता दिया था या फिजिक्स में उसने डिस्कवर कर लिया था। अब मोमेंटम को ये कैसे डिफाइन करता है मैं बताता हूं आपको। इम्पेटस इज द प्रीकर्सर टू द मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ मोमेंटम, कि ये एक प्रीकर्सर है मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ मोमेंटम। मतलब मोमेंटम का एक पुराना मतलब क्या है, पुरानी चीज है, मतलब पुरानी डिस्कवरी है जो मोमेंटम के साथ रिलेटेड है और ये प्रीकर्सर है मोमेंटम का। अब जो मोमेंटम है वो प्रीकर्सर है, ये मतलब इम्पेटस। अब इसको जो डिफाइन किया था इसने इम्पेटस को, वो जो डिफाइन किया था वो दो चीजों के ऊपर था। अब इम्पेटस इसने बताया कि फोर्स एक्ट ऑन ए ऑब्जेक्ट इट इम्पार्ट्स फोर्स ऑफ मोशन व्हिच कॉजेस टू मूव। मतलब इसने ये बताया था कि किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर हम फोर्स लगाएं तो वो फोर्स जो होती है वो ऑब्जेक्ट में फोर्स ऑफ मोशन पैदा करती है, या आप इसे मॉडर्न लैंग्वेज में कहें क्वांटिटी ऑफ मोशन। मतलब कि हम बोलते हैं ना कि हमारे पास क्या होती है, इधर मैं लिख लेता हूं, क्वांटिटी ऑफ मोशन। क्वांटिटी ऑफ मोशन, बोर्ड छोटा है और कोई मसला नहीं। तो ये फोर्स ऑफ मोशन का लफ्ज के मतलब क्या है? क्वांटिटी ऑफ मोशन। मोशन की क्वांटिटी, किसी भी ऑब्जेक्ट में कितनी क्वांटिटी होती है मोशन की, उससे हम मॉडर्न फिजिक्स में या अभी वाली जो फिजिक्स है उसमें मोमेंटम कहते हैं, जो इसने इम्पेटस के नाम से इसके दौर में इसने अपनी बुक में इसके बारे में हमें बताया था। उसके बाद जो क्या है, इसने दो चीजें बताई थी कि इम्पेटस फोर्स से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और दूसरा इम्पेटस जो है वो स्पीड से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कि दो चीजें हैं, अगर फोर्स बढ़ाओगे तो क्या होगा, तो इम्पेटस बढ़ेगा, और अगर फोर्स घटाओगे तो इम्पेटस क्या होगा, डिक्रीज होगा, इम्पेटस डिक्रीज होगा। ये डेफिनेशन दी थी इसने अपने वक्त में मोमेंटम की। आज के मॉडर्न दौर में हमें पता है कि जो मोमेंटम है वो इक्वल टू होता है मास टाइम्स वेलोसिटी।
मास टाइम्स वेलोसिटी। एक चीज की साबिती, एक चीज का प्रूफ आपको इधर मिल गया कि जो स्पीड बताई थी या वेलोसिटी बताई थी, ये जो है एक दूसरे से क्या है, सिमिलर कंसेप्ट है। दूसरा फोर्स बताया था, जो मोमेंटम है वो भी फोर्स की वजह से ही क्रिएट होता है, बट जो इसका फार्मूला है उसमें हमें फोर्स की वैल्यू नहीं मिलती। मतलब इसकी जो डेफिनेशन थी इब्ने सीना की इम्पेटस के ऊपर, वो मोमेंटम से काफ़ी ज़्यादा सिमिलर थी, या हम ऐसा कहें कि वो मोमेंटम के साथ रिलेटेड थी या प्रीकर्सर थी मोमेंटम की। उसके बाद जो इसकी कंट्रीब्यूशंस है फिजिक्स के ऊपर, वो थे थ्योरी ऑफ द प्रोजेक्टाइल मोशन। याद रहे, इससे गुजरे हुए लेक्चर्स में हमने आपको बताया था कि इब्नुल हिशम ने भी कुछ काम प्रोजेक्टाइल के ऊपर किया था। उसका जो काम था वो काफ़ी कम था, उसने जस्ट डिफाइन किया था कि प्रोजेक्टाइल 2 डायमेंशनल मोशन होती है। इसने प्रोजेक्टाइल मोशन के ऊपर बहुत बारीकी से उसका मुआयना किया, उसकी स्टडी की, और उसमें से उसके जो पाथ है या उसकी जो कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो हम पढ़ाते हैं अभी अपनी एलिमेंट्री फिजिक्स की किताबों में, वो इसने बता दी थी। जैसा कि इसने सबसे पहले एरोज, मतलब जो पहले ज़माने में क्या होता था कि एरोज जो तीरें होती हैं उनको फायर किया जाता था। अभी तो हमारे पास बुलेट्स हैं, यानी गन्स हैं, गन पे से बुलेट्स निकलती हैं। पहले क्या था कि एरोज थी, तो एरोज को फायर किया जाता था। तो जब भी इसने नोटिस किया कि कोई भी एरो इस तरह से फायर की जाती है, तो उस एरो का जो पाथ होता है वो पाथ 2 डायमेंशनल होता है, और 2 डायमेंशनल पाथ को इसने प्रोजेक्टाइल का नाम दिया। उस 2 डायमेंशनल पाथ को इसने क्या किया, इसने बोला कि ये है प्रोजेक्टाइल। मतलब कि आप ऐसे समझ लें, मैं इधर से थोड़ा मिटा देता हूं, एक सेकंड। अब देखिए जो पाथ है वो क्या था, वो 2 डायमेंशनल पाथ था। मतलब कि इस तरह से आप ले लें कि इधर से हम डिफरेंट एरोज को क्या करवाते हैं, फायर करवाते हैं, कि हमारे पास डिफरेंट एरोज हैं और वो एरोज क्या होती है, फायर होती हैं। ये एरोज इस पाथ में मूव करते हैं, तो इस पाथ में जैसे मूव करते हैं ये एरोज, तो इस पाथ को जो इसने नाम दिया था वो दिया था प्रोजेक्टाइल, कि ये जो पाथ है वो प्रोजेक्टाइल है। और दूसरा क्या बताया था पाथ के बारे में, दूसरा इसने बताया था कि ये जो पाथ है वो पैराबोला है। याद रहे, ये मैथमेटिक्स में एक पैराबोलिक कर्व होता है, या इसे आप पैराबोला बोले। ये भी इसने बताया था कि आज की हम फिजिक्स की किताबों में जब भी प्रोजेक्टाइल को डिस्कस करते हैं तो वहां पर हम उसका पाथ बताते हैं, और वो जो पाथ होता है वो प्रोजेक्टाइल बताया जाता है, जो इसने बताया था इब्ने सीना ने, जो आज तक क्या है, करेक्ट है और इसे गलत नहीं माना गया। उसके बाद जो है इसने फार्मूला बनाया था ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल को मालूम करने का, कि प्रोजेक्टाइल की जो ट्रेजेक्ट्री है, मैं डिफाइन करता हूं इसे। तो देखिए प्रोजेक्टाइल जब इधर से लेकर इधर तक फासला तय करती है, और ये जो रास्ता है जिस रास्ते पर ये मूव करता है, मतलब सपोज करिए एरोज है, या आप कैनोन ले लें कि जो तोपें थी उस वक्त में, उनमें से जो गोले निकलते थे, उन गोलों के भी पाथ क्या थे हमारे पास, वो भी प्रोजेक्टाइल में पाथ थे। और उस पाथ को हमने क्या किया, उस पाथ को इसने बोला कि ये क्या है, ट्रेजेक्ट्री है। जो आज की हम फिजिक्स की किताबों में आपको पढ़ाते हैं कि जो पाथ है वो क्या है, ट्रेजेक्ट्री है। प्रोजेक्टाइल का पाथ क्या है, ट्रेजेक्ट्री है, वो इसने बता दिया था। और उसके बाद फिजिक्स में जो चौथा इसका अहम काम था वो ऑप्टिक्स के ऊपर था। ऑप्टिक्स में इसने प्रोसेस ऑफ द रिफ्लेक्शन एंड प्रोसेस ऑफ द रिफ्रैक्शन बताया था कि रिफ्लेक्शन कैसे होती है
और रिफ्लेक्शन कैसे होती है। इससे पहले मैंने आपको गुजरे हुए लेक्चर्स में रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन के बारे में कंसेप्ट दिया था। इस पर जो डीप स्टडी थी वो इब्न हिशम की थी, इसने भी जस्ट उसका कुछ ओवरव्यू दिया था। सही, अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो जाकर उन वीडियोस को देखिए। उसके बाद थ्योरी ऑफ विजन, देखने की थ्योरी, एक थ्योरी इसने भी दी थी जो गलत साबित हुई, जिससे इब्न हिशम ने इसके बाद गलत साबित किया था। वो थ्योरी इसने दी, हालांकि काम था इसका। इसने बोला कि लाइट, हम जो ऑब्जेक्ट देखते हैं, जो विजन होती है, विजन मतलब किसी ऑब्जेक्ट को देखना, हम ऑब्जेक्ट्स को कैसे देखते हैं वो इसने बताया था। अब कैसे बताया था, इसने बोला कि हमारी आंख में से लाइट निकलती है और उस ऑब्जेक्ट पर पड़ती है, फिर उस ऑब्जेक्ट में से रिफ्लेक्ट होती है, फिर हम उस ऑब्जेक्ट को देखते हैं। हालांकि ये थ्योरी गलत है कि हमने गुजरे हुए लेक्चर्स में जब इब्न हिशम की बात की थी तो वहां पर ये थ्योरी क्या हुई थी, गलत साबित हुई थी। सही, तो अगर आपने नहीं देखी वीडियो तो आप वो चेक कर लेना। उसके बाद इसके जो कंट्रीब्यूशन थे वो एस्ट्रोनॉमी के ऊपर थे। एस्ट्रोनॉमी में क्या किया, इसने एस्ट्रोनॉमिकल डेटा बनाया, मतलब एस्ट्रोनॉमिकल डेटा जो भी था उस वक्त, उसको इसने एक जगह इकट्ठा किया और उसकी टेबुलेशन स्टार्ट कर दी। याद रहे टेबुलेशन क्या होता है, अभी हमारे पास डिफरेंट डेटा मौजूद है एस्ट्रोनॉमिकल, उससे टेबल में अरेंज करने को टेबुलेशन बोलते हैं। तो इसने एस्ट्रोनॉमिकल टेबल्स बनाई थी, मतलब बड़ी बड़ी टेबल्स जिसमें डिफरेंट स्टार्स का डिस्टेंस, डिफरेंट प्लैनेट्स का डिस्टेंस और जो डिफरेंट एस्ट्रोनॉमिकल डेटा है उससे टेबल के फॉर्म में इसने लिखा था। उसके बाद न्यू इंस्ट्रूमेंट बनाए थे, ऑब्जर्विंग स्टार्स, मतलब स्टार्स को ऑब्जर्व करने के लिए न्यू इंस्ट्रूमेंट, न्यू आलात बनाए थे, जिसकी वजह से स्टार्स को क्या किया जाता था, ऑब्जर्व किया जाता था, देखा जाता था कि ये किस चीज़ के बने हुए हैं, इनमें क्या क्या होता है, इनकी मोशंस क्या है, वो सब चीज़ें इसने मतलब अपने दौर में की हुई थी। सही, उसके बाद इसने बताया था अर्थ इज राउंड एंड रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस। उसके बाद इसने अर्थ के बारे में बताया था कि अर्थ राउंड है और अपने एक्सिस पर रोटेट करती है, इसके ऊपर भी इसने बताया था। अब याद रहे जो अर्थ है उसकी जो राउंडनेस है वो इससे पहले एक और मुस्लिम साइंसदान ने भी बताई थी, वो हमने गुजरे हुए लेक्चर्स में आपको बताया था। उसने भी क्या किया था, अर्थ की राउंडनेस बताई थी। इसने भी हमें अर्थ की राउंडनेस बताई है। और दूसरा न्यू चीज ये बताई कि रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस, मतलब जो अर्थ की एक्सिस के अराउंड मोशन है, मैं आपको बताता हूं कि देखें, अब देखें ये हमारी अर्थ है, ये हमारी अर्थ है, ये हमारी अर्थ है और इसकी जो एक्सिस है, ये एक्सिस है, तो एक्सिस के अराउंड अर्थ कुछ इस तरह से क्या करती है, रोटेट करती है, इस तरह से रोटेट करती है। क्योंकि जैसे कोई बॉल है हमारे पास, ग्लोब जैसे आमतौर पर आपने ग्लोब देखा होगा तो वो भी रोटेट करता है, एक मॉडल होता है, ऑफिस में पड़ा होता है, आपने देखा होगा जब भी कोई स्कूल या किसी ऑफिस में गए हैं, कोई किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में गए हैं तो वहाँ पर ग्लोब होता है। तो इस तरह से अर्थ रोटेट करती है, मतलब अपनी एक्सिस के अराउंड, ऐसे एक्सिस के अराउंड रोटेट करती है। एक्सिस के अंदर से क्या होती है, पास होती है, ये इब्न सीना ने बता दिया था। उसके बाद जो काम थे इसके वो मेडिसिन के ऊपर थे। मेडिसिन में इसने बुक लिखी थी कैनून ऑफ द मेडिसिन, मेडिसिन के डिफरेंट कानून, मेडिसिन के ऊपर डिफरेंट लॉज, मतलब इसका जो ज़्यादा काम था वो मेडिसिन के ऊपर था। मैंने आपको पहले बताया कि जो मेडिसिन थी
उसके लिए ही इसे अहमियत दी गई, उसके लिए ही ये फेमस था। फिजिक्स की वजह से ये फेमस नहीं था। अभी हमें मॉडर्न दौर में जाकर पता चला है कि इसकी फिजिक्स के ऊपर भी काफ़ी सारे कंट्रीब्यूशन थे, बट अनफॉर्चुनेटली उस वक्त में ये पता नहीं चला। तो मेडिसिन के ऊपर इसकी बुक थी जो 500 सालों तक यूरोप में पढ़ाई गई। इसके बाद 500 साल तक, मतलब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये तकरीबन 1000 का है, 1000 से लेकर 1500 तक इसकी बुक्स पढ़ाई गई। 1000 से लेकर 1500 तक, मतलब जो अरसा था 15 सेंचुरी तक इसकी बुक्स को अहमियत थी और पढ़ाई जाती थी। उसके बाद उसमें क्या था, उसमें सिम्टम्स एंड ट्रीटमेंट्स ऑफ इलनेसेस, काफ़ी सारी जो बीमारियां हैं उसके सिम्टम्स बताए थे। उसके जो मतलब सिम्टम्स हैं वो कौन कौन से हैं वो इसने बताए थे और ट्रीटमेंट भी बताए थे। उसके बाद फिलोसॉफी के ऊपर काम था। फिलोसॉफी के भी ऊपर इसकी बुक थी, बुक ऑफ हेलिंग। इस जो मेटाफिजिक्स, इथिक्स, लॉजिक के ऊपर थी। याद रखिए ये वो टॉपिक्स हैं जो हमने गुजरे हुए लेक्चर्स में हिस्ट्री ऑफ फिजिक्स में आपको बता चुके हैं। सही। उसके बाद मैथमेटिक्स के ऊपर अलजेब्रा एंड ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर मेजर काम था। काफ़ी सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनाए थे और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी इसने इन्वेंट किए थे। और बड़ी इत्तेफाकन बात यह है कि हमें पता नहीं हम जो फंक्शंस यूज़ कर रहे हैं जो ट्रिग्नोमेट्रिक है वो इसकी इजाद है। इसने एक न्यू फंक्शन बनाया था जिसे हम टेंजेंट फंक्शन बोलते हैं। याद है आज जो टेंजेंट है जिसे आप टेन थीटा बोलते हैं या आप ऐसे बोले टेंजेंट थीटा। तो टेंजेंट थीटा जो है ये हमने हमारे इब्न सीना ने डिस्कवर कर लिया था आज से मतलब 1000 साल पहले। तो ये थे इब्न सीना के कंट्रीब्यूशंस फिजिक्स में, एस्ट्रोनॉमी के ऊपर, मेडिसिन के ऊपर, फिलॉसफी के ऊपर और मैथमेटिक्स के ऊपर। इसके बाद नेक्स्ट साइंटिस्ट की तरफ मूव करते हैं। इसके बाद जो साइंसदान आता है उसका नाम इब्न बाजा है। ये 6 नंबर पर साइंसदान आता है मुस्लिम साइंसदानों की हिस्ट्री में। और इसका जो पीरियड था वो 1095 से लेकर 11,038 या 1138 तक था। अब ये जो साइंसदान था इसका जो निकनेम है वो एवम पीस था। एवम पीस इसका निकनेम था। जैसे इससे पहले इब्न सीना का हमने निकनेम आपको बताया था, इसका नाम एवम पीस, मतलब जो यूरोप वाले इसे कॉल करते थे। अब इसकी जो कंट्रीब्यूशन थी ये दरअसल इब्न सीना का एक स्टूडेंट था, मतलब इब्न सीना का ही फॉलोअर था। मतलब जो इब्न सीना ने लॉज दिए थे फिजिक्स के ऊपर या साइंस के ऊपर, उसकी करेक्शन इसने की थी और उसकी जो मतलब डिस्कशन वगैरह की थी उसमें जो इम्प्रूवमेंट लाए थे वो इसने लाए थे। अब इसकी जो कंट्रीब्यूशन थी फिजिक्स के ऊपर वो तकरीबन मतलब सेम थी। फर्स्ट जो कंट्रीब्यूशन थी इसकी लॉ ऑफ इनर्शिया के ऊपर था। इसने लॉ ऑफ इनर्शिया को अंडरस्टूड किया, ये कंसेप्ट ऑफ लॉ ऑफ इनर्शिया या कंसेप्ट ऑफ इनर्शिया तो इससे पहले इब्न सीना ने दिया था और इसने उसे अंडरस्टूड किया और उसे सही साबित किया और ये मतलब बोला कि प्रूव किया कि ये क्या है, इब्न सीना की जो कंट्रीब्यूशन है वो करेक्ट है और वो गलत नहीं है, मतलब इसने वो किया था। उसके बाद जो सेकंड नंबर पर, ये सेकंड नंबर पर भी सेम इब्न सीना वाली कंट्रीब्यूशन है, उसको थोड़ा एक्सटेंड किया था इसने। जैसे कि मैंने आपको इसके पहले बताया था थ्योरी ऑफ इम्पेटस जो थी उसे इम्प्रूव किया था। उसे कैसे इम्प्रूव किया? इब्न सीना ने बोला कि व्हेन ए फोर्स एक्ट्स ऑन ऑब्जेक्ट इट इम्पार्ट्स एन इम्पेटस और फोर्स ऑफ मोशन टू द ऑब्जेक्ट। अब इधर तक उसने बताया था, इधर तक जो था कि इम्पेटस क्या है, एक किस्म की फोर्स है और जो ऑब्जेक्ट में फोर्स ऑफ मोशन क्रिएट करती है और फोर्स ऑफ मोशन की वजह से हमारे डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स क्या करते हैं
मूव करते हैं। तो वो उसने बताया था इब्न सीना ने। उसके बाद जो इसकी जो एक्सटेंड किया गया है इधर से, तो इसे जो एक्सटेंड किया था व्हिच काजेस टू मूव, व्हिच काजेस टू मूव, वो बताया था इसने अल-बाजा। अल-बाजा ने ये बताया कि जो इम्पेटस है वो ऑब्जेक्ट्स को मूव करवाने में मदद करता है, और इससे एक ये बात प्रूव हुई कि ये मोमेंटम ही है जो ऑब्जेक्ट को क्या कराता है, मूव करवाता है। सही है। उसके बाद ऑप्टिक्स के ऊपर था काम इसका, फिनोमेना ऑफ ट्विलाइट करेक्टेड इब्न सीनास कंसेप्ट। याद रहे इब्न सीना ने जो कंसेप्ट दिया था ट्विलाइट का, उसको उसने ट्विलाइट नहीं बोला, उसने बोला कि थ्योरी ऑफ विजन, के हम चीज़ों को कैसे देखते हैं, उससे इसने जो लफ्ज को चेंज किया, इसने बताया कि ये ट्विलाइट है। ट्विलाइट कंसेप्ट सेम ही है बट करेक्शन है कि जैसे कि हमें पता है इब्न हिशम ने इससे पहले बताया था, ये इसने इस कंसेप्ट में इब्न सीना की हिमायत नहीं की, क्योंकि इब्न सीना जो था वो इस पॉइंट पर गलत था। इसने ये बोला कि जो हमारी लाइट है वो सबसे पहले उस ऑब्जेक्ट पर पड़ती है, फिर उस ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होती है, और फिर हम उस ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं। इस तरह से हमारे कायनात में मौजूद जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं उन्हें सबको हम देखते हैं। उसके बाद एस्ट्रोनॉमी के ऊपर काम था। इसने जो एस्ट्रोनॉमी के ऊपर काम किया था, मेथड टू मेयरिंग हाइट ऑफ स्टार्स, स्टार्स की जो हाइट है वो कितने ऊंचे हैं वो मेयर इसने किया था। इसने एक मेथड अपने वक्त में इजाद किया था, ये इसकी खुद की कंट्रीब्यूशन थी, ये इब्न सीना से रिलेटेड नहीं थी, कि इसने जो स्टार्स हैं उनकी हाइट मालूम की थी अर्थ से। अब कैसे कि आप देखें, मैं इसे थोड़ा मिटा देता हूँ। देखिए अब हमारे पास जब भी हम अर्थ के ऊपर मौजूद होते हैं तो ये हमारी अर्थ है, इसके ऊपर ये डिफरेंट स्टार्स हैं, काफ़ी दूर है। तो जो हाइट ऑफ स्टार है, इसने बोला कि वो फासला जो स्टार और अर्थ के दरमियान है, स्टार और अर्थ के दरमियान है, उसे इसने हाइट बोला, और उसे मालूम करने का मेथड इसने बताया था। सही। उसके बाद जो कंस्टिट्यूशन थी पोजीशन ऑफ द सन एंड मून, तो लाजमन स्टार्स की पोजीशन या स्टार्स की हाइट बताई, तो इसने सन और मून की पोजीशन बताई। इसने क्या किया, इसने बोला कि सन सेंटर है, अर्थ उसके अराउंड क्या करती है, रोटेट करती है, मैं ये लिख लेता हूँ अर्थ के लिए इस तरह से, और जो मून है वो अर्थ के अराउंड क्या करता है, रोटेट करता है, ये इसने बताया था। उसके बाद जो इसके कंट्रीब्यूशन थे वो थे हमारे पास यूनिवर्स इज इनफाइनाइट, ये इसकी बड़ी कमाल की बात है। ये याद रहे, ये हमें इसकी ट्रेसेस, जो ये ट्रेसेस बताए हैं इसने, इसकी जो पूरी थ्योरी है वो मॉडर्न फिजिक्स में या मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी में पढ़ाई जाती है। कि जो बिग बैंग थ्योरी है उसने बताया था कि बिग बैंग एक धमाका हुआ था, उसके बाद यूनिवर्स एक्सपांड होगी। आगे हम पढ़ेंगे, पूरा लेक्चर देंगे उसके ऊपर कि यूनिवर्स एक्सपांड हुई, इस तरह से थ्योरी है वो कि धमाका हुआ था, उसके बाद हमारी पूरी यूनिवर्स क्या हुई, एक्सपांड हुई। अब जैसे एक्सपांड हुई तो इस तरह से एक पॉइंट से स्टार्ट हुई, इस तरह से यूनिवर्स एक्सपांड होती है। तो ये बिग बैंग थ्योरी है, और इसके बाद में ये नतीजा निकला था कि जो हमारी यूनिवर्स है वो इनफाइनाइट है। ये काफ़ी साल पहले, काफ़ी 100 साल पहले ये अल-बाजा ने ये बताया था कि यूनिवर्स इनफाइनाइट है। मतलब ये सेम कंसेप्ट इसने काफ़ी साल पहले, बड़ी कमाल की बात है, हैरानगी की बात है कि हमने जो बिग बैंग थ्योरी पढ़ी उसके बाद हमने ये अंदाज़ा लगाया कि जो यूनिवर्स है वो क्या है, इनफाइनाइट है। इसने काफ़ी हज़ार साल पहले अपने कंसेप्ट में बता दिया कि यूनिवर्स क्या है, इनफाइनाइट। ये बड़ी इसकी कमाल की डिस्कवरी थी। उसके बाद म्यूजिक के ऊपर काम था इसका। जैसे मैंने आपको गुजरे हुए लेक्चर में अलकंदी के बारे में बताया था,
उसका भी म्यूजिक पर काम था, तो इसका भी क्या था, म्यूजिक के ऊपर काम था। तो म्यूजिक के ऊपर जो इसका काम था, इसने थ्योरी ऑफ हार्मनी, याद रहे हार्मनी के ऊपर अलकंदी ने भी काम किया। अगर आपने हमारी वो वीडियो नहीं देखी तो फर्स्ट लेक्चर में जाए, वहाँ चेक करें, वहाँ पर आपको अलकंदी की कंट्रीब्यूशन मिलेगी। जो मुस्लिम साइंटिस्ट का फर्स्ट लेक्चर है तो उसमें आप जाए चेक करें, तो वहाँ पर आपको अलकंदी की कंट्रीब्यूशन में ये चीज़ भी मिलेगी। तो थ्योरी ऑफ हार्मनी क्या कहती है, इसकी जो एक्सप्लेनेशन थी कि डिफरेंट मैथमेटिकल रिलेशन दिए म्यूजिक और इंटरवल्स के बीच में। जो हमारे पास म्यूजिक के इंटरवल्स होते हैं उनके बीच में डिफरेंट दिए थे। अब देखिए हमारे पास जो म्यूजिक है उसे इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, इस तरह से हमारे पास वेव बनते हैं, फिर इस तरह से जहाँ पर हमारे पास ये पीक्स हैं तो वहाँ पर एम्पलीट्यूड क्या हो जाता है, हाई हो जाता है। पीक्स पर एम्पलीट्यूड क्या होता है, हाई होता है। और जो यहाँ पर बॉटम है तो यहाँ पर एम्पलीट्यूड क्या होता है, मिनिमम होता है, 0 के करीब होता है। तो इसकी मैथमेटिकल रिलेशनशिप दिया था किसने, अल-बाज़ा ने, सही। उसके बाद दूसरा काम इसने ल्यूट टाइप, ल्यूट किसे कहते हैं, बांसुरी को कहते हैं, जैसे बांसुरी बजाई जाती है, पुराना इंस्ट्रूमेंट है। तो ल्यूट टाइप इसने एक इंस्ट्रूमेंट डिस्कवर किया था, क्योंकि म्यूजिक का शौकीन, उसको नाम दिया था न्यूबा। न्यूबा वो इंस्ट्रूमेंट है जो इसने डिस्कवर किया था अल-बाज़ा ने। उसके बाद हिस्ट्री ऑफ द फिजिक्स का जो मुस्लिम पीरियड है उसका जो लास्ट साइंसदान है वो आज हम अभी बताएंगे आपको। उसके बाद जो लास्ट साइंसदान था उसका नाम था नासिरुद्दीन तुलसी। ये फिजिक्स जो मुस्लिम पीरियड है उसका सबसे आखिरी साइंसदान रहा है। इसके बाद कोई साइंसदान नहीं रहा है। इससे पहले कुछ साइंसदान थे पर उनकी जो कंट्रीब्यूशन थी वो फिजिक्स के ऊपर नहीं थी, ज़्यादातर पर कुछ केमिस्ट्री के साथ रिलेटेड थे, कुछ ज़्यादातर पर मैथमेटिक्स के साथ रिलेटेड थे। इसीलिए मैंने उन्हें अपने कोर्स में नहीं लिया, अपनी सीरीज में नहीं लिया, क्योंकि यहाँ पर हमारा मेन मकसद जो है कि हम हिस्ट्री ऑफ द फिजिक्स डिस्कस कर रहे हैं। तो ज़्यादातर पर वो साइंसदान लें जिनकी कम से कम कंट्रीब्यूशन या मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन हिस्ट्री ऑफ द फिजिक्स के ऊपर हो या फिजिक्स के ऊपर हो, सही। अब जो लास्ट है इसका बड़ा काम रहा है फिजिक्स के ऊपर। ये डायरेक्ट फिजिक्स के ऊपर काम नहीं किया है, फिजिक्स की ब्रांचेस के ऊपर काम किया है। पहला जो है इसका काम एस्ट्रोनॉमी के ऊपर है, स्टडी प्लैनेटरी मोशन। याद रहे प्लैनेटरी मोशन, जो हमारे पास डिफरेंट प्लैनेट्स होते हैं उनकी जो मोशन है, इसका कंसेप्ट काफ़ी पुराना है। एरिस्टोटल से लेकर इंडियन साइंटिस्ट ने भी इसके ऊपर काम किया, अब मुस्लिम साइंटिस्ट ने भी इसके ऊपर काम किया। इसके बाद हम आगे मॉडर्न पीरियड में जाएंगे, वहाँ पर हमारे जो यूरोप के साइंसदान हैं उन्होंने भी, जैसे हमारे पास केपलर है उसने भी काम किया था, इसको एक्सप्लेन किया था। तो इसने भी प्लैनेटरी मोशन के ऊपर क्या किया थी, स्टडी की थी। उसके बाद थ्योरी ऑफ ल्यूनर मोशन। ल्यूनर मोशन क्या है, याद रहे जो लफ्ज है इधर से मैं मिटा देता हूँ। तो हमारे पास ल्यूनर है लफ्ज, ल्यूनर जो बोलते हैं, या आपने सुना होगा, साइंस में पढ़ा होगा कि, या फिजिक्स में मैं आपको बताता हूँ। ल्यूनर जैसे हमारे पास दो चीजें होती हैं, ल्यूनर इक्लिप्स जो, या मून इक्लिप्स। ल्यूनर का मतलब है मून, चांद। जो चांद है मून, मतलब ल्यूनर की जो मीनिंग है मून, तो उसकी जो मोशन है उसके ऊपर जो काम किया था वो नासिरुद्दीन तुलसी ने उसके ऊपर काम किया था। ये लास्ट साइंसदान था, सही है। उसके बाद मैथमेटिक्स के ऊपर इसने न्यू सिस्टम ऑफ द सॉल्विंग क्यूबिक इक्वेशन दिया था, जिसे तुलसी कपल बोलते हैं। तुलसी कपल एक मेथड है जो इसने दिया था डिफरेंट क्यूबिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए, कि डिफरेंट क्यूबिक इक्वेशंस को हम कैसे सॉल्व कर सकते। इससे पहले कुछ साइंसदान मैंने आपको बताया थे, फिजिसिस्ट थे, वो भी उन्होंने मैथ के ऊपर काम किया था, उन्होंने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के ऊपर काम किया था। मतलब ये वाहिद था जिसने क्यूबिक इक्वेशंस के ऊपर मुस्लिम पीरियड में काम किया, सही। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज बनाई, एक रेशियोज थे, एक फंक्शंस है, फंक्शन के बाद क्या होते हैं हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज बनती है। जो हमारे पास फंक्शंस होते हैं
उनको डिफाइन करने के लिए सीरीज बनती है, उसको इसने दिया था। अब मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि ये मैथ का कंसेप्ट है। होपफुली मैं कभी आपको मैथ पढ़ाऊँ या फिजिक्स रिलेटेड मैथ में आपको ये बताऊं कि ये क्या होता है, सही। उसके बाद फिलॉसफी के ऊपर जो इसका काम था, इसने न्यू फिलोसॉफिकल सिस्टम बनाया। मतलब इसने एक दो काम जो मुसलमानों की थियोलॉजी है, मुस्लिम्स की जो थ्योरीज है, उनको मिलाकर, उनका जो बिलीफ है उनको मिलाकर, और ग्रीक्स की जो फिलॉसफी है उन दोनों को कंबाइन कर एक बुक लिखी, जो मतलब दोनों की फिलॉसफी को समझने के लिए एक आसान बुक है। मतलब दोनों को कंबाइन करके पढ़ाया जाता है, इसने वो काम किया, सही। उसके बाद थियोलॉजी है, अलग से सब्जेक्ट, जिसमें इस्लामिक थियोलॉजी और रिलीजियस टेक्स्ट है। मतलब जो इस्लाम का बुनियादी नजरिया है या रिलीजियस टेक्स्ट हैं, जो मजहबी जो टेक्स्ट हैं, उसके ऊपर इसने इस्लामिक थियोलॉजी के ऊपर भी काम किया था। अब डीप में नहीं जाएंगे, हमारा सब्जेक्ट नहीं है। उसके बाद इंजीनियरिंग। अब ये एक अकम्पलिश्ड इंजीनियर, मतलब एक मुकम्मल इंजीनियर था, जो मतलब इससे पहले हमने किसी भी साइंसदान के लिए इंजीनियर का लफ्ज यूज नहीं किया। तो आप ऐसे बोल सकते हैं नासिरुद्दीन तुलसी या इंजीनियर नासिरुद्दीन तुलसी। तो इसको इंजीनियर भी बोला जाता है। इसने क्या किए, मैकेनिकल डिवाइस डिजाइन किए, जिसमें हमारा वाटर क्लॉक आता है, पानी की घड़ी है। इस तरह से प्लानिटरी कंप्यूटर है, ये भी एक इसका मतलब आला है जो इसने बनाया था, इंस्ट्रूमेंट है उसने बनाया था। उसके अलावा डेंसिटी ऑफ लिक्विड्स भी इसने मालूम की थी। डिफरेंट लिक्विड्स की डेंसिटी को कैसे मालूम किया जाता है, उसको भी इसने क्या किया था, फाइंड किया था। तो ये थे हमारे मुस्लिम साइंसदान जिनकी कंट्रीब्यूशन हमने डिस्कस किए, जो तकरीबन 7 साइंसदान हमने डिस्कस किए। ये वो साइंसदान हैं जिनके कंट्रीब्यूशन फिजिक्स के ऊपर है। इनके अलावा कुछ और भी साइंसदान हैं, तकरीबन 20 साइंसदानों का जिक्र आता है, उससे भी ज़्यादा कुछ हैं। उनकी जो कंट्रीब्यूशंस है हमारे पास, वो पूरी साइंस के ऊपर है, मतलब फिजिक्स के ऊपर इतने नहीं है। इनके जो कंट्रीब्यूशन थे वो मेजरली मैंने आपको मतलब ट्रेस करके दिए कि फिजिक्स के ऊपर जो इनके कंट्रीब्यूशन थे वो हमने डिस्कस किए। इससे पहले हमने इंडियंस को किया था, चाइनीज को किया था, उससे पहले ग्रीक्स को किया था, बट उनको ही डिस्कस किया था जिनके कंट्रीब्यूशन फिजिक्स के ऊपर थे। तो मुस्लिम हिस्ट्री की ये हमारी आखिरी वीडियो है। इसके बाद हम जो मिडवेल यूरोप है, जो बीच वाला दरमियान वाला है दौर, जहाँ पर यूरोप ने तरक्की की, यूरोप की जो इनिशियल हुई थी, जो उनकी स्टार्टिंग हुई थी फिजिक्स के ऊपर या साइंस के ऊपर, तो उसको डिस्कस करेंगे। उसकी स्टोरी को हम फर्स्ट इसके बाद वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और इंशाल्लाह अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहें।